तो फर्स्ट इज नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स। तो एक साइक्लोन आया था वाइपर जो है अरेबियन सी में डेवलप हुआ था, तो वहीं से हम अब पढ़ेंगे कि साइक्लोन्स के नेम्स कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, तो वाइपर जोए का जो है वर्ड बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था, इसका मतलब क्या था? डिजास्टर या कैलेमिटी बंगाली। मैं इसको वो नहीं करेंगे क्योंकि एक और फाइल है जिसमें मैंने थोड़े और मैप्स ऐड किए हैं, वो मुझे दिखाने हैं। ठीक है, तो पहले भी तो चल नहीं सकते, तो मुझे जो है बंद करना पड़ेगा, फिर उसको ऑन करना पड़ेगा, वो फाइल खोलनी पड़ेगी एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास है ना प्रिंट आउट? तो अच्छा, ज्योग्राफी के उनको बोलो कि प्रिंट हो चुके हैं, मैंने कल बात की थी, दे देंगे। अच्छा अच्छा, बाहर से ही आ रही थी? अच्छा अच्छा, कुछ फ्रेशनर टाइप से है, रूम फ्रेशनर टाइप है ना? आई नहीं? अच्छा, तो बेसिकली वाइपर जो नेम है किसने सजेस्ट किया? बांग्लादेश ने। इसका मतलब क्या था? डिजास्टर कैलेमिटी। वैसे अरेबियन सी में साइक्लोन्स कम होते हैं, बट होते जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। साइक्लोन ज्यादा कहां पे होते हैं? बे ऑफ बंगाल में। और सीवियर भी कहां पे होते हैं? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो होता क्या है कि जो साइक्लोन्स की नेमिंग है वो कैसे की जाती है कि पूरे वर्ल्ड को जो है डिफरेंट रीजन्स में जो है ग्रुप किया गया है। ठीक है, तो जैसे अभी जो हमारे वाला रीजन है उसमें बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन एटसेट्रा आ जाते हैं। ये सभी कंट्रीज क्या करेंगी कि 5-5 नाम देंगी। किसको देंगी? वो देंगी रीजनल ट्रॉपिकल रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर को। वो बेसिकली WMD के अंदर आता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो उनको देंगी। तो हर कंट्री कितने देगी? 5-5 नाम देगी। और वो 5 नाम कैसे होने चाहिए? इजी टू प्रोनाउंस होने चाहिए। ठीक है, और कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिससे कोई ऑफेंड हो जाए। इजी टू प्रोनाउंस हो एंड दोज नेम्स शुड नॉट ऑफेंड एनीवन। ठीक है, और फिर उन नेम्स की जो अप्रूवल ले लेते हैं मेंबर से कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। फिर उन नेम्स को क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। और जैसे ही कोई साइक्लोन डेवलप होता है मान लीजिए इस पर्टिकुलर रीजन में, इंडियन ओशियन में, तो साइक्लोन का नाम जो है उस लिस्ट से दे दिया जाता है कि फर्स्ट साइक्लोन जनरेट हुआ तो उस लिस्ट का पहला नाम उसको दे दिया जाएगा। जब सेकंड साइक्लोन आएगा मान लीजिए अगले साल, तो उस लिस्ट का दूसरा नाम दे दिया जाएगा। तीसरा साइक्लोन आएगा तो उस लिस्ट से तीसरा नाम दे दिया जाएगा, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से नेमिंग की जाती है। समझ आई? तो इस बार नेम जो अरेबियन सी में साइक्लोन आया किसने दिया था? बांग्लादेश ने। तो इससे जो है उस पर्टिकुलर साइक्लोन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि 2007 में कौन सा साइक्लोन आया था, 2008 में, 9 में, 12 में, 15 में, 18 में, एक्सेट्रा। और इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया उस नाम के थ्रू जो है साइक्लोन को पुकारती रहती है, तो वो साइक्लोन भी जो है पॉपुलर मेमोरी में जो है आ जाता है। और उस साइक्लोन से जो है बेसिकली लोगों को अवेयर करना भी इजी हो जाता है कि ये पर्टिकुलर साइक्लोन आ रहा है, तो कीप योरसेल्फ रेडी। ठीक है, और अगर मल्टीपल साइक्लोन्स आ रहे हैं एक रीजन में, तो आप उन मल्टीपल साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स देके जो है उनके बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है साइक्लोन्स को जो है हरिकेन्स बोला जाता है यूएस कैरिबियन आइलैंड्स में, और साउथ एशिया में साइक्लोन्स बोलते हैं, ईस्ट एशिया में क्या बोलते हैं? टाइफून्स। और विली विली क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। उसके बाद है बेटल ग्यूज स्टार। तो बेटल ग्यूज स्टार क्या हो रहा है कि वो लेट कार्बन बर्निंग स्टेज में जा रहा है, यानी उसका एंड होने जा रहा है, वो बुढ़ापे में जा रहा है और उसकी मौत होने वाली है। ठीक है, दैट इज द न्यूज। तो बेटल ग्यूज क्या है? एक रेड सुपर जायंट स्टार है, आप ये देख रहे हो ना रेड कलर का, तो ये बेटल ग्यूज स्टार है। इसका जो सन से 10 टाइम्स मास है। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता तो ये जुपिटर तक का स्पेस कंज्यूम कर लेता।
इतना लार्ज साइज है इसका, लेकिन यंग है ये, काफी है मोटा लेकिन यंग है, ठीक है, क्योंकि 10 टाइम्स लार्ज साइज है इसका। 10 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये, और सन की उम्र क्या है? 5 बिलियन ईयर्स, ठीक। लेकिन ये जो है सन से काफी ज्यादा फास्टली बर्न हो रहा है, तो इसलिए इसकी अर्ली डेथ भी हो रही है, इसलिए इसकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होने जा रही है एज कंपेयर टू सन। ये लगभग 640 लाइट ईयर्स अवे है, यानी जो लाइट हमें इससे रिसीव हो रही है वो 640 लाइट ईयर्स पुरानी है, ठीक है, 640 ईयर्स पुरानी है। हाँ, ठीक है, तो हमें मतलब 640 साल पहले का डाटा मिल रहा है, 640 साल पहले ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है। और ये इसको इंडियन एस्ट्रोनॉमी में त्रिवंतुराई या अर्द्र भी बोला जाता है, और ओरियन कंस्टेलेशन में जो है इसको इजीली स्पॉट किया जा सकता है। अभी मैं दिखाता हूं आपको पिक्चर। ये देखो, ये बेटलग्यूज है और ये ओरियन कंस्टेलेशन है। तो ओरियन कंस्टेलेशन में जो है बेटलग्यूज स्टार एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है ये बेसिकली लेट कार्बन बर्निंग स्टेज में है, तो मतलब अपनी डेथ की तरफ ये आगे बढ़ रहा है लिटरली। और जो लेट कार्बन बर्निंग स्टेज होगी वो कुछ सैकड़ों साल की चलने वाली है, बहुत जल्दी जो है ये क्लैप्स होने वाला है, बहुत जल्दी इसकी डेथ होने वाली है, तो इसका जो बुढ़ापे का पीरियड है वो ज्यादा लंबा खींचने वाला है नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे सन है वो हाइड्रोजन को फ्यूज करती है, मतलब फ्यूजन प्रोसेस अकर होता है इन दी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। फ्यूजन में क्या होता है कि दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, उससे हीलियम प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज बाय प्रोडक्ट। लेकिन जो एनर्जी का जो आउटवर्ड पुश है वो बैलेंस कर रहा है जो सन में ग्रेविटी का इनवर्ट पुल है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सन है वो कोलैप्स नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है अपना फ्यूल, जो उसका हाइड्रोजन फ्यूल है, उसको बहुत ज्यादा बर्न नहीं करना। लेकिन जो बेटलग्यूज है वो कार्बन सिलिकॉन को जो है बर्न कर रहा है, और उसकी वजह से इतनी एनर्जी नहीं निकल रही कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको बैलेंस कर सके, जिसकी वजह से कार्बन और सिलिकॉन जो है वो बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेगा, जो उसका फ्यूल है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके अंदर अदर एलिमेंट्स भी हैं लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा, उसको फिर वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, और जब उसको कंज्यूम कर लेगा तो फिर उसके बाद कंजप्शन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो देन द स्टार विल गेट डाइड। और जो आयरन, कोबाल्ट, निकल है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, बहुत जल्दी, ठीक है। तो जब हमारे सन जो है हाइड्रोजन को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेगा, तो फिर वो किसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा? हीलियम को, और हीलियम को वो बहुत फास्टली कंज्यूम कर जाएगा, तो एक ना एक दिन तो सन को भी मरना ही है। बट अभी काफी टाइम बचा है, आपके बच्चों के बच्चे तब तक हो चुके होंगे, डोंट वरी, ठीक है, कि सन नहीं रहा तो हम क्या रहेंगे फिर इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत साल बचे हैं, ठीक है। तो जो सब्सिक्वेंट स्टेज होती है जिसमें नेक्स्ट एलिमेंट कंज्यूम करने लग जाता है स्टार, वो हमेशा शॉर्टर होती है देन दी प्रीडिसेसर, देन दी प्रीवियस स्टेज। तो जैसे सन का ही केस है, हाइड्रोजन को भी कंज्यूम कर रहा है वो, तो जब वो हीलियम को कंज्यूम करने लग जाएगा, ठीक है, तो वो स्टेज जो है हमेशा छोटी होगी टू द स्टेज ऑफ कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसी जो आयरन, सिलिकॉन जो वो कंज्यूम करेगा बेटलग्यूज स्टार, उसकी जो स्टेज होगी दैट विल बी लेसर देन दैट ऑफ प्रीवियस स्टेज वेयर इट इज कंज्यूमिंग कार्बन एंड सिलिकॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो सिलिकॉन एक ही दिन में कंज्यूम कर जाएगा,
ठीक है, तो इसीलिए जो है बेसिकली साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बेटलगीज स्टार जो है अब लेट कार्बन बर्निंग स्टेज में है, जल्दी ही अपना कार्बन कंज्यूम कर लेगा, उसके बाद सिलिका को एक दिन में, उसके बाद आयरन को कंज्यूम करने लग जाएगा, कोबाल्ट को, निकिल को, वो भी बहुत ही कम टाइम में कंज्यूम कर लेगा, और उसके बाद ये स्टार क्या हो जाएगा, डेड। ठीक है, तो अब किस हिसाब से जो है ब्राइटनेस ऑफ स्टार डिटरमिन होती है? जैसे अब रेड जो जायंट स्टार्स है जैसे बेटलगूज है, वो क्या करते हैं कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और जब हीटिंग होती है हाइड्रोजन की तो वो ब्राइटन दिखते हैं, कूलिंग होती है तो डिम दिखते हैं। क्लियर है आपको, समझ आई? तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका बेटलगूज स्टार पे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कलासा बंडूरी प्रोजेक्ट। ये कर्नाटका में फिर से जो है रुक गया है। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका में लगाया जा रहा है। किस रिवर पे लगाया जा रहा है याद रखना आपको, महादेवी पे, महादेवी रिवर पे लगाया जा रहा है, मंडोवी रिवर बोल देते हैं, उस पे लगाया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि बंडूरी एरिया में और कलासा एरिया में बैरेजेस बनाए जाएंगे, जिसमें क्या होगा, जो महादेवी की ट्रिब्यूटरीज है कलासा एंड बंडूरी, उसके पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। उसके पानी को क्या किया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? थ्रू कैनाल्स, नहरों में पानी जो है डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि जो कर्नाटका के पास डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मतलब पानी की कमी रहती है, वहां पे पानी की सप्लाई की जा सके। ठीक है, तो 1980s में ये प्रोजेक्ट को जो है प्रपोज किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे कोई फर्दर स्टेप नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा दोनों इसको अपोज कर रहे हैं। क्योंकि जो पहले आप पढ़ो इसको, जो महादेवी रिवर है वो ओरिजिनेट तो कर्नाटका के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में होती है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। याद रखना कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, भीमगढ़। यहां से भी एक स्टेटमेंट बनेगी यूपीएससी में। और अरेबियन सी में जो है ड्रेन आउट करती है, तो वो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के लोगों को पानी की सप्लाई करती है। तो अगर आप महादेवी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के पानी को डाइवर्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट कौन करेगा? महाराष्ट्र एंड गोवा। वो कहेंगे हमें पानी कम पड़ जाएगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, एक्सेट्रा। तो इसलिए जो है महाराष्ट्र और गोवा गवर्नमेंट हमेशा कर्नाटका गवर्नमेंट के प्रपोज प्रोजेक्ट को अपोज करती है, ताकि ऐसा कोई बैरेज ना बने, ताकि कोई कैनाल्स में पानी डाइवर्ट ना हो। ठीक है, समझ आई? बैरेज और डैम में क्या डिफरेंस होता है? डैम स्टोरेज पर्पस के लिए बनाया जाता है, बैरेज फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। यस, देखो डैम में जो है पानी को स्टोर किया जाता है, आप 1 महीना 2 महीने के लिए एक्सेट्रा नदी के पानी को आप स्टोर कर सकते हो। बट बैरेज में क्या होता है, सिर्फ नदी के पानी के फ्लो को आप रेगुलेट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, एक्सेट्रा। वहां पे पानी स्टोर नहीं होता। ठीक है, समझ आई? तो इसलिए बैरेज की फ्लड कंट्रोल कैपेबिलिटीज काफी लिमिटेड होती है, बस वो पानी डाइवर्ट करके फ्लड को रोक सकता है, अदरवाइज उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पानी स्टोर करके फ्लड को रोक दे। बट डैम जो है फ्लड को कंट्रोल कर सकता है बाय स्टोरिंग दी वाटर। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री क्या रही है कि 2010 में जो है एक ट्राइब्यूनल सेटअप की गई थी, उसने जो है 13.42 दिस टीएमसी की फिल्म होती है ये, ट्रिलियन मीटर क्यूब, आई थिंक, देख के बताता हूँ आपको, मेट्रिक क्यूब है या क्या है, थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, यानी 1 बिलियन क्यूबिक फीट हो गया। ठीक है, टीएमसी 1 बिलियन क्यूबिक फीट। तो 13 टीएमसी वाटर किसको दिया गया? कर्नाटका को। 1.3 महाराष्ट्र को, 24 गोवा को। क्योंकि जो महादेवी रिवर है वो मेजरली कहां से गुजरती है? गोवा से। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा शेयर किसको मिला? गोवा को। उसी को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में नोटिफाई कर दिया कि इस तरीके से इसका पानी डिवाइड होना चाहिए। बट कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उसने इस वर्डिक्ट को, कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को प्रपोजल भेजा कि वो
26 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को जो है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट करना चाहती है, मतलब कि कैनाल वगैरह बिल्ड करने के लिए या बैरेजेस बिल्ड करने के लिए जो है डाइवर्ट करना चाहती है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर सके ऑफ महानदी रिवर। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, देखो ये इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, तो इनमें स्टेट्स को साथ बिठाओ और एक फेयर एंड रीजनेबल सोल्यूशन निकालो, ठीक है। और आपको अदर स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, जितना भी रेन वाटर है उसको स्टोर करो ताकि जो वाटर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो एड्रेस, उसके जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करो, ठीक है। और वाटर कंजप्शन इस तरीके से करो कि आप कम से कम पानी में अपना काम चला रहे हो, चाहे इरिगेशन के लिए, चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, चाहे अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक्सेट्रा। जब तक आप ये स्टेप्स नहीं लोगे जब तक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है रिजोल्व नहीं होंगे। क्लियर, समझ आई? तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगी, एक तो महानदी रिवर पे पूछ सकती है, मंडोवी रिवर पे पूछ सकती है, कौन कौन सी स्टेट से जो है गुजरती है, कौन से सी में ड्रेन आउट करती है, कहां से ओरिजिनेट होती है, एक्सेट्रा। उसके बाद पूछ सकती है कि कालेसा बंडूरी प्रोजेक्ट जो है किस स्टेट से बिलोंग करता है, प्रीलिम्स में ये पूछेगी, ठीक है, और किस रिवर पे है ये पूछेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका प्रीलिम्स में। मेंस में जब आप इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट लिख रहे हो या इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट लिख रहे हो तो वहां पे इसको एज एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, वहां पे एग्जांपल के तौर पे काम करेंगे। पर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये किस रिवर से एसोसिएटेड है, मंडोवी रीजन से। उसके बाद है स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर कोल माइंस, स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर कोल माइंस। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो है स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर कोल माइंस जो है अनाउंस किया है। इसमें क्या है कि भाई जैसे आप मूवीज को स्टार रेटिंग देते हो ना, वैसे कोल माइंस को जो है स्टार रेटिंग दी जाएगी। जिस मूवी की जितनी क्वालिटी अच्छी होती है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले, सपोज इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ सपोज एक्टर्स परफॉर्मेंस और डायरेक्शन, ठीक है, एक्सेट्रा, उसी बेसिस पे आप उसको स्टार रेटिंग देते हो। तो ऐसे ही जो है कोल माइंस को स्टार रेटिंग दी जाएगी किन पैरामीटर्स पे, कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहां पे इंश्योर की जा रही कि नहीं की जा रही, माइनिंग ऑपरेशंस रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वर्कर्स से रिलेटेड जो जितने भी लॉज हैं वो कंप्लाइंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट ऑफ ट्राइबल्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हीं से आपने जमीन ली है, वहीं पर जो आपने माइनिंग करनी स्टार्ट की है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है कि या माइंस जो है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ठीक है, बेस्ट माइनिंग प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो कि नहीं पहुंचा रहे हो। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको क्या मिलेगी, स्टार रेटिंग। तो इसमें बेसिकली हम माइनर्स को नज कर रहे हैं कि वो माइनिंग जो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल फैशन में या लेबर फ्रेंडली मैनर में या सेफ मैनर में, रेगुलर मैनर में करें। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्स लेने के लिए माइनर्स क्या करेंगे, इन पैरामीटर्स पे अपने आप को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन होगा कि आप खुद ही डिक्लेयर करोगे कि मेरी जो माइनिंग एक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, ठीक है, सेफ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और सेल्फ इवैल्यूएट करके आप जो है बेसिकली जो कंट्रोलर कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम यह है कि डाटा कलेक्ट करना अबाउट माइनिंग इन द कंट्री, कि कोल माइनिंग कितनी हो रही है, कहां पे हो रही है, ठीक है, पिछले साल कितनी हुई, इस साल कितनी हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, एक्सेट्रा, इसका काम है। तो इसको सबमिट करोगे, ठीक है। तो जो टॉप जो माइंस अपने आप को मान लीजिए 5 स्टार दे रही हैं, 5 में से 5 स्टार ही दे रही हैं, उनकी फिर क्या होगी, इंस्पेक्शन होगी, उनकी इंस्पेक्शन होगी ताकि उनके क्लेम्स को हम वेरीफाई कर सकें। तो जो टॉप 10% परफॉर्मिंग माइंस होगी उनकी क्या होगी, इंस्पेक्शन, ठीक है, ताकि उनके क्लेम्स को हम वेरीफाई कर सकें। और बाकी 90% की क्या होगी, पीयर रिव्यू होगा, पीयर रिव्यू होगा, मतलब कि आप सपोज आपने अपने आप को 5 स्टार दे दी अपनी माइन को, तो जो आपके साथ वाली माइन है, ठीक है, वो आपकी जो है रिव्यू करेगी कि जो आपका क्लेम है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, माइंड को क्या बेनिफिट होगा करवाने के उसकी गुडविल बढ़ेगी ना, हाँ, गुडविल बढ़ेगी कि आपकी माइनिंग एक्टिविटी जो है सेफ है, लेबर फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, और कमर्शियली वायबल है, एक्सेट्रा। हाँ, तो पीयर रिव्यू कैसे कि जैसे आप आंसर राइटिंग करते हो ना, कि एक ने आंसर लिखा दूसरे को दिखा दिया, दूसरे का आपने चेक कर दिया, तो इस तरीके से पीयर रिव्यू होगा, ठीक है। और जो टॉप 10% परफॉर्मर्स होंगे जिसको सबसे ज्यादा स्टार रेटिंग मिली है, उनकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होगी कि उनके क्लेम सच्चे हैं क्या झूठे हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रांडिंग हो जाती है, गुडविल आपकी जनरेट होगी। जैसे कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं उसमें कहते हैं ना कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है ये,
या इस फलाना मैगजीन ने जो है इसको बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर जो है अवार्ड से नवाजा है, या इसके जो है 5 स्टार्स मिले हुए हैं मान लीजिए सेफ्टी में, या 5 स्टार्स मिले हुए हैं सपोज एनर्जी एफिशिएंसी में, या 5 स्टार्स मिले हुए हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, या एक्सेट्रा। तो इस तरीके से क्या होती है आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, लोगों का ट्रस्ट जो है जनरेट होता है। तो जब माइंस को जो है 5 स्टार मिलने लग जाएंगे तो लोगों का ट्रस्ट जनरेट होगा कि यहाँ पे जो है चीजें सेफली की जा रही है, वर्कर्स का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, एक्सेट्रा। ट्राइबल्स को इन्होंने रीसेटल किया हुआ है, तो ये माइनिंग एक्टिविटी जो है फेयर मैनर में हो रही है। इस माइनिंग एक्टिविटी में हमें कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी चीजों का ध्यान में रखकर ही माइनिंग की जा रही है। तो ये पर्पस है स्टार रेटिंग का। क्लियर? तो इससे ब्रांडिंग होगी, ट्रस्ट जो है बिल्ड होगा लोगों का। उसके बाद है रेडियो टेलीस्कोप। नेक्स्ट इज रेडियो टेलीस्कोप। यहां पे क्लियर है सभी को? तो रेडियो टेलीस्कोप में क्या है कि कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए या जो यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए आजकल रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो टेलीस्कोप क्या है? ये क्या है कि ग्राउंड पे ही जो है लोकेटेड होते हैं, कोई अर्थ आउटर स्पेस में इसको लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि आउटर स्पेस में आपको लॉन्च करना पड़ेगा, वहां से वो यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं, ये ग्राउंड ऑन दी अर्थ सरफेस ही आप इसको लोकेट कर सकते हो। ठीक है। पैराबोलिक डिश है, जैसे आप देख सकते हो पैराबोलिक शेप में है, और जो यूनिवर्स से रेडियो वेव्स आ रही है उसको ये डिटेक्ट करता है। उसको क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है, फिर उसको जो है एक फोकल पॉइंट पे जो है कैनवस करवा देता है। तो ये फोकस कहां पे करा देता है? एक फोकल पॉइंट पे। फिर वहां से जो है बेसिकली रेडियो सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक उन रेडियो सिग्नल्स को जो है रीड किया जाता है बाय द कंप्यूटर्स। वहां से हमें पता चलता है अबाउट द इंफॉर्मेशन बीइंग सर्कुलेटिंग इन द यूनिवर्स, जिसको हमने कलेक्ट किया थ्रू रेडियो वेव्स। उसको एक फोकल पॉइंट पे जो है फोकस कराया, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कराया, उसको हमने डिटेक्ट किया, डिकोड किया, वो अब उसको रीड कर रहे हैं, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो उससे हमें जो है यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के यूनिवर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हमारी और बढ़ेगी। ठीक है। तो उसमें एक लार्ज एंटीना और एक रिसीवर जरूर होता है। तो ये बेसिकली रेडियो वेव्स को जो है ऑब्जर्व करता है, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल या कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो है एमिट कर रही हैं। तो रेडियो वेव्स आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है? 1 मिलीमीटर से 10 मीटर। इनकी खासियत क्या होती है कि ये डस्ट या गैस क्लाउड्स को जो है पास थ्रू करके जो है आप तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और कोई सपोज ऑब्जेक्ट जो है इनकी मूवमेंट को जो है ब्लॉक कर रहा है, उसको क्रॉस करके आप तक पहुंच सकते हैं। बट जो विजिबल लाइट है वो डस्ट या क्लाउड्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती, एक्सेट्रा। बट रेडियो वेव जो है उसको पास थ्रू करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो यानी आपको ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकती है ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है बहुत सारी रेडियो वेव जो है रिलीज कर रहा है, उसको आप जो है डिटेक्ट करो, कलेक्ट करो, प्रोसेस करो, और वहां से जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स रिट्रीव करो। ठीक है। तो सिंपल है बेसिकली, रेडियो वेव्स को कलेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है। तो डे एंड नाइट इसको ऑपरेट कर सकते हो आप, लेकिन जो विजिबल लाइट अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो दैट इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स, उसको आपको जो है क्लियर एंड डार्क स्काइज में जो है ऑपरेट करना होगा, क्योंकि क्लाउड्स वगैरह उसको क्या कर लेते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। जो फेंट या टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसको भी ये डिटेक्ट कर सकती है, बट विजिबल लाइट जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है। पल्सर्स, क्वेसर्स, ब्लैक होल्स से जो भी रेडियो वेव्स निकल रही हैं उसको डिटेक्ट कर लेती हैं। पल्सर क्या होती है? ये एक स्टार होता है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन जो है रिलीज कर रहा है। और क्वेसर्स क्या होते हैं? ये लुमिनस मतलब चमकीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, काफी लाइट जो है एमिट करते हैं। ठीक है। और वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी में ही करते हैं। तो ये केमिकल और फिजिकल कंडीशंस ऑफ इंटरस्टेलर गैस, डस्ट क्लाउड सेक्टर को जो है स्टडी कर सकता है, क्योंकि उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है किस तरीके की रेडियो वेव्स जो है एमिट कर रहे हैं, उसको हम डिकोड करके जो है उनके बारे में जान सकते हैं। तो रेडियो टेलीस्कोप जो है इंडिया ने भी बनाया हुआ है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप सारस 3। एक एटाकामा जो है मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे जो है बेसिकली अमेरिका का है। उसके 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप चाइना का है। ठीक है। तो ये रेडियो वेव टेलीस्कोप के नाम याद रखने हैं। जायंट कौन सा किसका है? इंडिया का। सारस किसका? इंडिया का। एटाकामा यूएसए का। और
फास्ट किसका है, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप किसका है, चाइना का। ठीक है, तो इसके मैं आपको थोड़ी पिक्चर्स दिखाता हूं मैं, तब आपको थोड़ी और क्लियर होगी। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे महादी रिवर पे। तो यहाँ पे बैराजेस बनाए जाएंगे और महादी रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको डाइवर्ट किया जाएगा। ये बेसिकली पल्सर्स हैं, इस तरीके से लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, और ये क्वेजर्स हैं, बहुत ही चमकीले जो है ऑब्जेक्ट होते हैं येलोइश कलर के। ठीक है, अलग से दूर से दिख जाते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? वहां पे लोकेट कर देते हैं ना चिली में, वो क्योंकि वहां पे फेवरेबल लोकेशन मिल रही है उनको टू डिटेक्ट एज मच एज रेडियो वेव्स एज पॉसिबल। चिली की कहाँ हैसियत है कि वो ऐसे टेलीस्कोप बना ले, पैसा लगता है ना उसमें। यू नीड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज टू इंस्टॉल सच टेलीस्कोप्स। तो ये अभी सिर्फ मेजर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के पास ही है। ठीक है, तो उन मेजर नेशंस में हम भी शामिल अब, तो हम ऐसे टेलीस्कोप्स बिल्ड कर पा रहे हैं। आज से 50 साल या 70 साल पहले थोड़ा ना कर पा रहे थे, अब कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई। ठीक है, तो ज्यादातर जो साइंटिफिक या स्पेस प्रोजेक्ट्स होते हैं ये ज्यादातर बिग कंट्रीज ही या मेजर कंट्रीज ही फाइनेंस, उनके पास फंडिंग कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, और वही ये प्रोजेक्ट्स जो है इनिशिएट कर पाती हैं। क्लियर, समझे? तो अगर आपको आ जाए कि ये अटकामा वाला चिली ने बनाया, तो आप खुद से ही एक लॉजिकल गैस लगा सकते हो और स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो, चाहे आपको पता है कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आते हैं फ्रेजर आइलैंड। नेक्स्ट इज फ्रेजर आइलैंड। फ्रेजर आइलैंड क्या है? ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट के पास लोकेटेड है। उन्होंने जो है इसका नाम बदल के जो है कैगेरी कर दिया है। कैगेरी जो है उसका नाम होता है लोकल लैंग्वेज में पैराडाइज। बुचेला नाम के लोग हैं वहां पे, वो ट्राइब है, तो उनकी लैंग्वेज में कैगेरी को क्या बोला जाता है? पैराडाइज। तो उन्हीं की लैंग्वेज में जो है फ्रेजर आइलैंड का नाम अब रख दिया गया, दैट इज कैगेरी। ठीक है, और ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे है और पोर्ट ऑफ मैरीबोरो के पास है ये। हेर्बर बे है वहां पे, ग्रेट सैंडी स्ट्रेट है, और सैंड आइलैंड है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये कौन है? हाँ, बुशेला ट्राइब। ठीक है, ये फ्रेजर आइलैंड है, ये मैरीबो पोर्ट है पास में। ठीक है, और ये क्वींसलैंड स्टेट है। ठीक है, जब भी आप मैप वर्क करते हो तो सिर्फ क्वींसलैंड नहीं देखना कि क्वींसलैंड देख लिया काम हो गया, बाकी स्टेट्स भी देखो। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? नीचे न्यू साउथ वेल्स है, फिर विक्टोरिया है, या साउथ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी, और यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आसानी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड। क्लियर हो गए ना स्टेट्स याद ऑस्ट्रेलिया के? इजंट इट? तो पता है क्वेश्चन कैसे पूछती है यूपीएससी? वहां से पूछ लेगी कि जो अदानी का पोर्ट है इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज लोकेटेड ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन स्टेट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? अब आपने तो पढ़ा नहीं कि अदानी का पोर्ट कौन सी स्टेट के ऑफ लोकेटेड है, लेकिन अभी आपने मैप देख लिया। ठीक है, वहां से अब आप रिलेट करने की कोशिश करो, तो अदानी का पोर्ट जो है कहीं यहीं से लोकेटेड है, तो इट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड। समझे? क्लियर? तो इसलिए जो है आप मैप वर्क को ध्यान से देखा करो, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ताकि आप हर क्वेश्चन को आंसर कर सको इन यूपीएससी। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये पढ़ रहे हो तो इसमें भी देखो कि फ्रेजर आइलैंड के साउथ में क्या है? ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट। ठीक है, एंड बुंडाबर्ग जो है वो नॉर्थ में है, ग्लैडस्टोन नॉर्थ में है, एक्सेट्रा। ठीक है, और जो हम स्ट्रेट की बात कर रहे थे,
ठीक है, क्लियर है। कौन सी स्टेट थी? ग्रेट सैंडी स्टेट। और बे कौन सा है? हैरवे। एक बे क्या होता है कि जो मान लीजिए ओशियन है या सी है, उसको लैंड जो है इंक्लोज कर रही है इन सेमी सर्कुलर फैशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? बे। सेमी सर्कुलर फैशन में जो है सी को या आप कह लीजिए ओशियन को एनक्लोज कर रही है लैंड, जैसे बे ऑफ बंगाल सेमी सर्कुलर फैशन में सी को इनक्लोज कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद हैं कास प्लेट्यू। कास प्लेट्यू, तो क्लास प्लेट्यू में एक सीजनल लेक है, उसको रिसर्चर स्टडी कर रहे थे, उससे हमारे पास क्लाइमेट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो 2012 में जो है वेस्टर्न घाट्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, तो कास प्लेट्यू कहां पे लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स में, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, काफी ज्यादा वहां पे पेड़ पौधे एक्सेट्रा पाए जाते हैं, और इसका नाम रखा गया था एक ट्री पे, दैट इज नेम्ड एज इलियोकैर्पस ग्लैंडुलस। चलो ये सब तो याद नहीं रखना, इतना याद रखना कि कहां पे? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, वहां पे एक लेक है, और आप ये लोकेशन दे सकते हो कास प्लेट्यू की, दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज सतारा डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे लोकेटेड है। वहां पे एक लेक है, उस वहां पे जाके जो है साइंटिस्ट ने रिसर्च की। ठीक है, और वहां पर जो है उन्होंने पाया कि वो लेक जो है इरोजनल लेक थी, मतलब कि जो ऊपर से लैंड जो है इरोड होगी तभी तो वो लेक बनी, वो शैलो डिप्रेशन बना, खड्डा बना। ठीक है, और वहां पे फ्रेश वाटर एक्यूमुलेट हो रहा था 8000 ईयर्स। बीपी, बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर यहाँ पे, या ब्लेंडर प्राइड है कि 8000 साल पहले ब्लेंडर प्राइड मिल रही थी, और बीसी आना चाहिए था ना, आई थिंक टाइपिंग एरर हो गई है? और सही है, आपका ऑप्शन क्या है? तो आपको तो पता होगा, याद नहीं है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से 8000 साल पहले, तो ये क्या हो गया? 6000 बीसी, है ना? तो आज से 8000 साल पहले वहां पे फ्रेश वाटर एक्यूमुलेट होता है, यानी रेनफॉल से जो है पानी वहां पे कलेक्ट हो रहा था। ठीक है, बट वो अब ड्राई हो चुकी है, वो लेक क्यों हो चुकी है? क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि 8664 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट जो है मॉनसून में कुछ चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से वो नदी क्या होगी? ड्राई होगी, वो लेक क्या होगी? ड्राई होगी। और वहां पे जो है डायटोमस, डायटोमस क्या होते हैं? एल्गी होती है, माइट्स यही थोड़े बहुत चूहे टाइप्स, ठीक है, ये कीड़े मकोड़े टाइप्स। कैमोबियंस ये क्या होते हैं? वो नहीं होते जैसे छोटे छोटे सांप, है ना, जिसको क्या बोल देते हैं? छोटे छोटे सांप नहीं होते, पता नहीं क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, मैं आपको शेप रफली बना के दिखा देता हूँ ना, ऐसे, ये तो नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरीके के ब्लैक से कलर के छोटे छोटे सांप से नहीं होते पानी के अंदर, नहीं जोंक तो अलग होती है जो चिपक जाती है आपकी बॉडी पे। ठीक है, आपने देखे होंगे बारिशों के दिनों में भी निकल आते हैं बाहर, है ना, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? कैमोबियंस में। तो उनके स्केलेटन्स वहां पे पाए गए हैं, तो वहां उनको स्टडी करके उन्होंने पता लगाया है कि उस लेक में पहले क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज क्या याद रखनी है कि कास प्लेट्यू कहां पे है। ठीक है, दूसरा आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि ये डायटोमस, माइट्स, कैमोबियंस क्या होते हैं, ताकि पेपर में ये वर्ड यूज हुए तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट, तभी आप स्टेटमेंट को डेसिफर कर पाओगे। ठीक है, बाकी सिंपल सा याद रखना है कि वो ड्राई क्यों, क्योंकि मानसून में कुछ हजारों साल पहले चेंज हुए। ठीक है, तो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी? कास प्लेट्यू लोकेटेड इन ब्राजील, तो आप क्या करोगे?
करेक्ट मार्क कराऊंगा कि लग रहा है इंटरनेशनल नेम लग रहा है कास्ट प्लेट्यू, है ना, बट इट इज लोकेटेड इन सतारा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से मैप वर्क आएगा। शेप ही बना लो, देखो मैं क्या लिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पे बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है सर्वे कर रही है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं पहले। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो सियाचिन ग्लेशियर याद रखना ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है और NJ9842 के ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। अभी जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हमारे पूरे कंट्रोल में है। 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत किया था। ठीक है, वहां पे एक इंदिरा रिज भी है और ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरिया, मतलब अंटार्कटिका और आर्टिक को छोड़ दे, पोलर रीजन को छोड़ दे, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कहां पे है? ताजिकिस्तान में, फेडचेंको। और सेकंड लार्जेस्ट कहां पे है? इंडिया में, दैट इज सियाचिन। और वहां पे एक रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज नेम्ड एज नुब्रा रिवर, ये याद रखना आपको। ठीक है, और वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ये साइलेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद जो है मैं आपको मैप दिखाता हूं, वहां से आपको समझ आएगा। ये फेडचेंको ग्लेशियर है, लोकेशन ताजिकिस्तान की, वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है इन नॉन पोलर वर्ल्ड। तो देखो क्या था ना कि अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल जानते हो क्या है? क्या है ये? अब देखो क्या है ना, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, वहां पे जो बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो सेटल्ड है, एग्रीड है। इसलिए वहां पे कई बार आप कभी भी आप सीज फायर वायलेशन वगैरह नहीं देखते हैं ना। वाघा बॉर्डर जाते हो वहां पे कभी आप देखते हो कि परेड होती है तो पाकिस्तान के जवानों ने हम पे गोली चला दी, हमने उनके पे चला दी? नहीं होता ना, क्योंकि वहां पे बॉर्डर क्या है? सेटल्ड है। सीज फायर वायलेशन आपको सुनो कोई बॉर्डर पे जो है पाकिस्तान के सोल्जर्स पे गोलियां चला रहे हैं, वो हम कहाँ पे देखते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पे। क्योंकि ये जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर में सेटल नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि ये पार्ट ऑफ कश्मीर मेरा है, हम कहते हैं कि दिस पार्ट ऑफ कश्मीर इज आवर्स। ठीक है, दैट्स व्हाई बॉर्डर इज नॉट सेटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे इस लाइन के आप कह लीजिए वेस्ट में पाकिस्तान बैठा है और इस ईस्ट में इंडिया बैठा है। तो ये टेरिटरी हमारे कंट्रोल में है और ये टेरिटरी पाकिस्तान के कंट्रोल में। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि एक दिन ये वाला हिस्सा लेके रहेंगे, तो ये एरिया अभी सेटल नहीं है बिटवीन दी टू कंट्रीज। तो इसलिए जहां जहां पे दोनों कंट्रीज ने कंट्रोल किया हुआ है उसी की बाउंड्री को मार्क करती है ये लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है NJ9842 पॉइंट है, वहां तक मार्क की गई थी। क्योंकि उसके बाद जो है पहाड़ है, वहां पे ग्लेशियर्स है, इनहॉस्पिटेबल जो है रीजन है, वहां पे आप वैसे ही सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ पहाड़ है और उस पर बर्फ ही बर्फ है। तो उसके बाद जो है डिमार्केट करने की किसी ने सोची भी नहीं, क्योंकि वहां पे कौन ही टेरिटरी ऑक्युपाई करने जाएगा। ठीक है, वहां पे जो जाएगा वैसे ही मर जाएगा ठंड में, क्योंकि बिल्कुल ही इनहॉस्पिटेबल रीजन है, -डिग्री टेम्परेचर रहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ये एरिया जो है पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चाइना को, 1962 में, जिसको बोलते हैं शाकजम वैली। ठीक है, शाकजम वैली किसको दे दिया? पाकिस्तान ने चाइना को। अब ये एरिया जो है ये किसके कंट्रोल में है? चाइना की। तो इस बाउंड्री को भी क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भी एरिया क्या है? डिस्प्यूटेड। हम कहते हैं एक दिन ये एक्साई चीन वाला एरिया लेके रहेंगे और चाइना कहता है कि ये पूरा लद्दाख वाला एरिया वो लेके रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो शाकजम वैली दे दिया, लेकिन अब ये जो एरिया है चाइना का, इट इज नॉट कनेक्टेड विद शाकजम वैली। उसके बीच में क्या आ रहा है? दिस रीजन। अगर ये एरिया जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाए या चाइना के कंट्रोल में आ जाए तो शाकजम वैली विल कनेक्टेड विद अक्साई चीन। ठीक है, फिर वहां पे जो है रेलवे रोडवेज बना देगी चाइना, और शाकजम वैली से होते हुए ये एरिया तो पहले ही पाकिस्तान के पास है, तो उसको पाकिस्तान का एक्सेस मिल जाएगा, है ना।
तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने क्या किया कि धीरे धीरे जो है इस एरिया में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया कि माउंटेन एक्सपीडिशंस देनी स्टार्ट कर दी। जैसे इटालियंस को या जर्मन्स को बोला कि तुम्हें अगर यहाँ पे माउंटेन एक्सपीडिशन करनी है, पहाड़ वूड़ चढ़ने हैं, तो हमसे परमिट लो और जाओ। तो अगर इस एरिया के लिए परमिट पाकिस्तान दे रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। तो हमारे कुछ जो मिलिट्री के सोल्जर्स थे वो भी चले गए माउंटेन एक्सपीडिशन पे। जब वो वहां पे माउंटेन एक्सपीडिशन पे गए तो वहां पे देखा कि पाकिस्तान वहां पे फॉरेन एक्सपीडिशनर्स भी आ रहे हैं। उनसे पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए? वो बोले कि हम तो पाकिस्तान से अप्रूवल लेके आए हैं। तो फिर इंडियन मिलिट्री को पता लग गया कि भाई तो पाकिस्तान यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है टू कंट्रोल दिस एरिया। तो फिर इंडियन मिलिट्री ने क्या किया, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत किया। पाकिस्तान सपोज कि 20 अप्रैल को जो है इस एरिया को कंट्रोल करने जा रहा था। हमने क्या किया, 2 हफ्ते पहले पहुंच गए। जब पाकिस्तान वाले आए तो हमने उनको चाय पिलाई और उनको वापस भेज दिया क्योंकि ठंड में आए हैं तो चाय तो पिला दे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी ऑक्युपाइड द एरिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन मेघदूत। तब से अब तक जो है ये एरिया सारा किसके पास है, इंडिया के पास। ठीक है, तो पहले बाउंड्री कहां पे डिमार्केटेड है, NJ 9842 पॉइंट तक। ये नाम याद रखना, NJ 9842। तो हम कहते हैं कि जो बाउंड्री है वो इस तरीके से डिमार्केट होगी। आपके लिए NJ 9842 के नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री जाएगी। पाकिस्तान कहते हैं कि उसके वेस्ट में जाएगी, इस तरीके से डिवाइड होगी। सॉरी, इंडिया कह रहा है इस तरीके से डिवाइड होगी कि ये बॉर्डर होगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहता है कि ये बॉर्डर होगा। लेकिन अभी ये पूरा एरिया अभी किसके कंट्रोल में है, इंडिया। क्लियर है, ये कहानी है CH में। ठीक है, उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1958 में सर्वे किया था सियाचिन ग्लेशियर का, और किस जियोलॉजिस्ट ने किया था, VK रैना ने। ठीक है, तो इस सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है कि पाकिस्तान कहता है कि तुम्हें तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में 1984 में पता लगा, वो एरिया तो हमारा था, तो हम वहां पे माउंटेन एक्सपीडिशन जो है 1950 से करते आए हैं, तुमने जबरन जो है हमसे हमारा एरिया छीन लिया। लेकिन हम पाकिस्तान को क्या बोल सकते हैं, 1958 में हमें पता था कि वो एरिया है, हम भी वहां पे जा रहे थे, हम भी उस एरिया पे अपना क्लेम कर रहे थे, और वो एरिया हमारा ही है क्योंकि हमने वहां पे अपने जियोलॉजिस्ट को भेजा था सर्वे करने के लिए 1958 में। ठीक है, तो उस पाकिस्तान के क्लेम को हम रिफ्यूट करते हैं जिसमें वो कहता है कि इंडिया जो है 1980 तक तो कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं सियाचिन ग्लेशियर में। हम कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड थे, बस जता नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे। ठीक है, क्लियर, ये न्यूज थी। तो मेन क्वेश्चन किस पे पूछेंगे, सियाचिन ग्लेशियर पे। एक स्टेटमेंट इस तरीके से बनती है कि क्या इंडिया ने कोई जियोलॉजिकल सर्वे किया था इन सियाचिन ग्लेशियर बिफोर 1984 ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट आपकी यूपीएससी में बन सकती है, उसको आपको करेक्ट और इनकरेक्ट मार्क करना है। क्लियर, उसके बाद फॉस्फिन के एविडेंस मिले हैं इन द क्लाउड्स ऑफ वीनस, इन द क्लाउड्स ऑफ वीनस। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर इज लाइफ ऑन वीनस, देयर इज लाइफ ऑन वीनस, कि कुछ इंसान जो है पुलिस से बचने के लिए वीनस में बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि कुछ वहां पे बैक्टीरिया वगैरह है जो फॉस्फिन रिलीज करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं देयर इज लाइफ ऑन वीनस। तो इसी को पढ़ते हैं। फॉस्फिन जो है अर्थ पे कुछ बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करते हैं, और वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई या तो बहुत ही लो है या नील है, जीरो है, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉस्फिन जो अगर वीनस के क्लाउड्स में मिला तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन बैक्टीरिया ने ही फॉस्फिन प्रोड्यूस किया होगा इन एनारोबिक कंडीशंस। तो ये बायोसिग्नेचर है, यानी कोई लाइफ को इंडिकेट करने वाला साइन है। ठीक है, तो इसी के बारे में और पढ़ते हैं। फॉस्फिन क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, PH3। तो फॉस्फोरस होता है और 3 हाइड्रोजन के आइटम होते हैं, और ये इंसानों के लिए क्या होता है, हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक होता है। तो जो बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, जैसे लैंडफिल्स में, माइंस में, मार्शलैंड्स में,
या इवन एनिमल्स के गट्स में वो फॉस्फेट को प्रोड्यूस करते हैं। और फॉस्फेट को एग्रीकल्चर फ्यूमिगेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूमिगेंट क्या होता है? टू किल इंसेक्ट्स और पेस्ट्स एक्सेट्रा। जैसे ये मॉस्किटो रेपेलेंट वो स्प्रे नहीं करती म्यूनिसिपैलिटी, वो भी क्या है? फ्यूमिगेंट, जिससे पेस्ट को या इंसेक्ट्स को मारा जा रहा है। तो वैसे ही फ्यूमिगेंट फार्मर्स स्प्रे करते हैं और उसमें फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अर्थ पे बैक्टीरिया कैसे फॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है? मिनरल से जो है फॉस्फेट को वो ड्राइव करता है, जब उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है और उसमें हाइड्रोजन के एटम्स को वो ऐड करता है, तो फिर क्या बन जाता है? फॉस्फेट। और उसको एज ए केमिकल वेपन भी इस्तेमाल किया था वर्ल्ड वॉर 1 में फॉस्फेट को, क्योंकि ये क्या है? टॉक्सिक गैस। ठीक है, वीनस के बारे में जान लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। फॉस्फेट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फॉस्फेट क्या है, टॉक्सिक है नहीं है, बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करते हैं नहीं करते, वर्ल्ड वॉर 1 में इसका जो है केमिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल हुआ था नहीं हुआ था, इस तरीके से फॉस्फेट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वीनस जो है क्लोजेस्ट हमारा पड़ोसी है अर्थ का, और अर्थ का ट्विन भी है, हमारे जैसा ही है शेप साइज में, बट गर्म ज्यादा है क्योंकि अंदर टॉक्सिसिटी बहुत रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें काफी सारी टॉक्सिक गैसेस पाई जाती हैं, वो जो है सोलर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती रहती हैं, जिसकी वजह से इसका तापमान जो है काफी बढ़ जाता है टू 880 डिग्री फ़ारेनहीट, और वो लेड को जो है मेल्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी नहीं है, कौन सा है? वीनस। डिस्पाइट द फैक्ट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू सन, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, याद रखना आपको। और हाईली डेंस जो है एटमॉस्फेयर है उसका, इसलिए उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 90 टाइम्स है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह के क्लाउड्स हैं, इसलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉस्फेट मिला तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ बैक्टीरिया इतनी हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कर सकते हो, कल को इंसान भी कर सकते है ना। होता है ना, जैसे आपके ग्रुप में से कोई एक क्लियर कर जाए एग्जामिनेशन, तो आपको उसको देख के क्या लगेगा? या आपके कॉलेज से हो कोई क्लियर कर जाए, या आपके फैमिली से कोई क्लियर कर जाए, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, है ना। तो आपको ये आएगा कि वैसे जिसको जिसको आप बोल रहे हो उसको मत बोलना मुंह पे कि जब तूने किया तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझेगा कि मैं क्या हूं, चंपक लाल हूं कि मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है, कि मेरे में कोई काबिलियत नहीं थी, मैंने कर दिया तो अब कोई भी कर सकता है। उसको मत बोलना, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर रखना कि वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपको याद हो जून जुलाई में वहां पे क्या ही थी, हरियाणा पंजाब में फ्लड्स, तो घग्गर जो है ओवरफ्लो करने लगी थी, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक हिल्स में जो है ओरिजिनेट होती है, दक्षाई विलेज में, और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? कौशल्या, टंगरी, मरकंडा, बेगना, सरुती, चौटांग एंड सुखना। पंचकुला, डेरा बसी अम्बाला, शाहबाद जैसे जो शहर है हरियाणा के, वो इसके बैंक्स में। शाहबाद जो है एक चीज के लिए पॉपुलर है, किस चीज के लिए बता सकते हो? एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए पॉपुलर है। हाँ, कौन सी स्पोर्ट के लिए पॉपुलर है? हॉकी। आप अगर आप देखोगे ना, इंडियन मैन टीम हो या विमेन टीम हो, वहां पे अगर 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो उसमें 8 या 9 शाहबाद से होंगे। आपने मूवी देखी है सूरमा, है ना, संदीप सिंह, तो उसमें शहर कौन सा दिखाया था? शाहबाद। समझे? तो शाहबाद इज फेमस फॉर हॉकी, इतना डोमिनेंस है शाहबाद शहर का। ठीक है, तो इसलिए नाम भी उसका शाहबाद, शाहबाद वही है। ठीक है, उसके बाद ये सीजनल रिवर है, नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो करती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान में वो एंटर करती है, वहां पे जो है बेसिकली ड्राइड आउट हो जाती है, अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, और ओटू बराज नियर सिरसा है, वो इस रिवर को डिवाइड करता है इनटू घग्गर एंड हाकरा। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको माना जाता है कि इट वाज पार्ट ऑफ सरस्वती रिवर। ये सरस्वती रिवर आज की घग्गर ही है। सरस्वती रिवर को मिथिकल रिवर भी मानते हैं,
हमारी माइथोलॉजी में इसका रेफरेंस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है भी जो सपोर्ट करते हैं कि देयर वाज सरस्वती रिवर, और कई आर्कियोलॉजिस्ट जो है एविडेंस देते हैं कि देयर वाज नो सरस्वती रिवर। तो वो थोड़ी डिबेटेड है कि सरस्वती रिवर कभी थी या नहीं थी। बट ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु नदी के किनारे यानी सरस्वती नदी के किनारे ही थी। तो वो जो नदी थी वो आज के टाइम में क्या है, घग्गर। ठीक है, तो सरस्वती रिवर जो है पहले रन ऑफ कच्छ से होते हुए गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में ड्रेन आउट करती थी, और उसी के अराउंड जो है कितनी सारी इंडस रिवर सिविलाइजेशन की साइट्स जो है लोकेटेड थी, लोथल एक्सेट्रा। ठीक है, धोलावीरा, लोथल एंड सो ऑन, कालीबंगा इन राजस्थान एंड सो ऑन। लेकिन वो कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया, जिसकी वजह से घग्गर सरस्वती रिवर ने क्या कर लिया, अपना कोर्स चेंज कर लिया, रास्ता बदल दिया। जब रास्ता बदला तो नुकसान हुआ, वो अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पा रही। जो रास्ता बदला वो अब क्या है, सरस्वती रिवर, घग्गर रिवर है, वो अरेबियन सी में पहुंचने से पहले ही ड्रेन आउट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या इंडस वैली सेटलमेंट से रिलेशन है। क्लियर, समझ आई? तो ये बेसिकली मेन पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शायद ये सब ना पूछें कि कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या कौन से शहरों से जाती है हरियाणा के। ठीक है, ये तो पूछ सकते हैं शिवालिक हिल से ओरिजिनेट होती है, सीजनल रिवर है, पाकिस्तान में ड्रेन आउट हो जाती है बिफोर रीचिंग अरेबियन सी। बट मेन क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछेगी वो क्या पूछेगी, अबाउट इट्स लिंकेज विद सरस्वती रिवर। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, क्लियर नहीं आ रहा? ठीक है, नहीं ये है ही नहीं, ये तो उसका है, देविका रिवर का। चलिए उसके बाद क्या, क्रीमिया ब्रिज। तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो हुआ क्या कि क्रीमिया ब्रिज को वहां पे उड़ा दिया, जिससे रशिया को नुकसान हो गया। तो यूक्रेनियंस ने उड़ाया। तो कर्च ब्रिज या क्रीमिया ब्रिज दोनों एक ही नाम है। सीधा यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि कर्च ब्रिज कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, मैप क्वेश्चन में आएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन में। तो ये बेसिकली ब्रिज जो है रशिया और क्रीमिया को लिंक कर रहा था। अब ये देखो, ये मैप में रशिया है, ये यूक्रेन है, ये क्रीमिया है, इसके बीच में स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होती है, जो दो लैंडमार्क्स को सेपरेट करती है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो क्रीमिया और रशिया जो है वो स्ट्रेट से सेपरेटेड है। तो इस स्ट्रेट में क्या बनाया गया था, एक ब्रिज बनाया गया था। ये रेल और रोड ब्रिज था, रेलवे भी जाती थी और एक हाईवे टाइप भी कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो इसको अब जो है उड़ा दिया। ठीक है, तो अब क्रीमिया का एक्सेस जो है थोड़ा बंद हो गया फॉर रशिया, तो इस ब्रिज के थ्रू वो क्रीमिया नहीं आ सकता। ठीक है, क्रीमिया भी किसके कंट्रोल में था, रशिया के, क्योंकि रशिया ने जो है क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था 2014 में। तो अगर रशिया का इसका एक्सेस टूट गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल को यूक्रेन क्रीमिया को अलग कर दे फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो ये स्ट्रेट का नाम क्या है, कर्च स्ट्रेट। और टेमन पेनिसुला है रशिया में, कारसोंदर उनकी स्टेट का नाम है, वो ये यहां पे लोकेटेड है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूं, अभी एक दो वर्ड और है यहां पे। तो इससे बेसिकली अब रशिया को जो है अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ेगा टू रीच क्रीमिया, जिससे फ्यूल, फूड एक्सेट्रा की सप्लाई जो है डिसरप्ट होगी एंड क्रीमिया जो है रशिया से दूर हो सकता है। ठीक है, और इससे यूक्रेन को काफी जो है हेल्प मिलने जा रही है, फायदा मिलने जा रहा है, बेनिफिट मिलने जा रहा है, क्योंकि रशिया के सोल्जर जो है खेरसोन रीजन या अर्जोनिंग ज़ैपोरिजिया रीजन में थे, तो वहां पे जो है उनका एक्सेस बंद हो जाएगा। एक्सेस बंद हो जाएगा तो उस एरिया को अब यूक्रेन वापस ले सकता है। मैं आपको मैप दिखाता हूं, वहां से आपको समझ आएगी। ठीक है, तो ये कर्च जो है ब्रिज था, इसको ब्लोन अप किया गया। ठीक है, और ये सिवेस्टोपोल पोर्ट है, ये रशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पोर्ट से जो है वो ब्लैक सी से होते हुए जो है मेडिटेरियन सी को एक्सेस करता है, और
ट्रेड करता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर सेवेस्टोपोल पोर्ट को एक्सेस नहीं मिलता तो रशिया का ट्रेड जो है विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट जो है 365 डेज एक्टिव रहता है, ऑन रहता है। अगर आप रशिया का मैप देखोगे ना तो व्हाट यू विल फाइंड, वैसे इसमें नहीं है, मैं देखता हूँ आगे मिल जाए, हाँ यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो जो ईस्टर्न रशिया है ना, यहाँ पे जो इसके पोर्ट्स है उसको एक्सेस नहीं कर सकता रशिया थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि विंटर्स में जो है ये सी क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यहाँ पे शिप्स जो है मूव नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती। तो इसलिए रशिया को किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, अपने ईस्टर्न पोर्ट पे। यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, उसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है टू ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट ये देखो इट इज सराउंडेड बाय यूरोप। यूरोप जो है, यूके एक्सेट्रा, जर्मनी वगैरह, ये कभी भी ब्लॉक कर सकती है इसके एक्सेस को। तो इसलिए अब रशिया को क्या चाहिए, अल्टरनेटिव रूट चाहिए। तो वो कहां से मिल रहा था इसको, क्रीमिया से। क्रीमिया में क्या पोर्ट है, सेवेस्टोपोल, वहां से जो है वो ब्लैक सी से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहां पर जो है आपने ब्रिज डिस्कनेक्ट कर दिया, तो नाउ क्रास्नोडोर से जो है रशिया क्रीमिया नहीं पहुंच सकता। समझे? तो इसलिए ये काफी बड़ा सेटबैक था फॉर रशिया। क्लियर? ये खेरोसोन रीजन है, जैसे फ्रूजिया रीजन है, डोनस्टैक, ये लुहांस्क, ये सारा रीजन जो है रशिया के कंट्रोल में था। तो अभी यहाँ पर जो आपने इसको एक्सेस ब्रोक किया है, तो पहले क्रीमिया के थ्रू खेरसोन या जेफ्रीजिया इजीली पहुंच जाता था रशिया, अब इजीली नहीं पहुंच पाएगा। तो यूक्रेन के पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट बैक दिस रीजन फ्रॉम रशिया। क्लियर? समझ आई? तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगी यूपीएससी, मैप बेस्ड पूछेगी। क्लियर? समझ आई? पूछ सकती है आपको कि जेफोरिजिया आगे लिख देगी नामीबिया, कि पेयर करेक्टली मैच हुआ कि नहीं हुआ, बट जेफोरिजिया इन नहीं, यूक्रेन। कहां पे है, यूक्रेन। क्लियर? आपसे पूछ सकती है, पूछा भी हुआ है पिछले साल, यही पूछ लेता कि डोनस्टैक या लुहांस्क कहां पे लोकेटेड है, इट वाज लोकेटेड इन यूक्रेन। ठीक है, या क्रेस्नोदोर के बारे में पूछ सकती है, ठीक है, या इस ब्रिज के बारे में पूछ सकती है। क्लियर? मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बाकी जो अंडरस्टैंडिंग थी टॉपिक की वो हमने ले ली। अब आते हैं फ्लोरोकेमिकल प्रोडक्शन। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट जो है वो फ्लोरीन एटम्स को बनाने के लिए सेफर और लेस एनर्जी इंटेंसिव वे को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को पढ़ते हैं। तो पहले तो फ्लोरीन पढ़ो क्या है। ये बेसिकली केमिकल है, यूज होता है इन इंडस्ट्री रिसर्च, और उसको जो है अदर एटम्स के साथ जो है रिएक्ट कराया जाता है, उससे फ्लोरोकेमिकल्स बनते हैं, जिसको प्लास्टिक, एग्रोकेमिकल्स या लिथियम आयन बैटरी सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरीन जो है वो कैल्शियम फ्लोराइड से ड्राइव होता है, जो कि फ्लोरोस्पर भी बोला जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड को क्या बोला जाता है, फ्लोरोस्पर। तो फ्लोरोस्पर को माइंड करते हैं, उसको फिर रिएक्ट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर, जिससे हाइड्रोजन फ्लोराइड रिलीज होता है। फिर उसी को जो है विद अदर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके फ्लोरोकेमिकल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो पॉइजनस है और कोरोसिव भी है, जिस भी कंटेनर में आप रखोगे उसको कोरोड करेगा वो, और इसीलिए अगर आप उसके कांटेक्ट में आते तो आपके आईज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, इवन एट लो कंसंट्रेशन। थोड़ा बहुत भी लीक हो जाता है तो यू कैन डाई इवन आल्सो। तो काफी बार सारे जो वर्कर्स हैं या जो हैंडलर्स हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले, वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कांटेक्ट विद हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसलिए सेफ नहीं है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के थ्रू जो है फ्लोरोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करना सेफ नहीं है। ठीक है, तो बात है रेलेवेंस क्या है रिसेंट ब्रेक थ्रू की। वो कहते हैं कि हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के थ्रू जो है फ्लोरोकेमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम एक नया मेथड जो है अडॉप्ट करेंगे। जैसे हमारी बॉडी जो है कैल्शियम फॉस्फेट प्रोड्यूस कर रही है फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, पोटेशियम फॉस्फेट को जो है नहीं, वो फ्लोरोस्फोर को जो है बॉल मील कर रहे हैं, मतलब कि उसका चूरा चूरा कर रहे हैं। चूरा कर दिया पोटेशियम फॉस्फेट के साथ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक फ्लोरोमिक्स प्रोड्यूस होगा जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट भी होगा और फ्लोरीन भी होगा, क्योंकि कैल्शियम
फ्लोरीन जो था जिसको हम फ्लोरोस्पर बोल रहे थे, उसी को हमने जो है मिलिंग की विद पोटेशियम फॉस्फेट। तो इसी फ्लोरो मिक्स से जो है फ्लोरीन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और ये जो फ्लोरो मिक्स है वो हार्मफुल नहीं है, वो इतना टॉक्सिक नहीं है, इतना डेंजरस नहीं है। क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे बस इतना पूछेंगे कि फ्लोरीन जो है कैल्शियम सोल्ट यानी कैल्शियम फ्लोराइड फ्लोरोस्पर से ड्राइव होता है, ठीक है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसको रिएक्ट किया जाता है विद अदर केमिकल्स टू प्रोड्यूस फ्लोरोकेमिकल्स। और हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होती है, टॉक्सिक या पॉइजनस जो है लिक्विड होती है, ठीक है, इतना पूछेंगे। इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे कि फ्लोरीन जो है नेचुरली अकर होती है, ठीक है, और मतलब कि किसी और एलिमेंट के साथ जो है अकर नहीं होती, ये मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अकर होती है। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट बनाएगी यूपीएससी, बट ये हमेशा किसके साथ मिलती है, कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो कैल्शियम फ्लोराइड मिलता है जिसको फ्लोरोस्पर भी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियाज कोकोस आइलैंड। तो वो क्या कि हमारे कुछ एयरक्राफ्ट नेवी के और एयरफोर्स के वहां पे पेट्रोलिंग के लिए गए, ठीक है। तो ये कोकोस आइलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया का है। अभी मैं आपको मैप वर्क और दिखाता हूं, वहां से आपको क्लियर होगा। तो आपको मैप ही दिखाता हूं मैं, दो मैप है, एक कोकोस आइलैंड का और एक क्रिसमस आइलैंड का। ये देखो, ये कोकोस आइलैंड की लोकेशन है। ये किसकी टेरिटरी है, ऑस्ट्रेलिया की। तो यहां पे हमारे एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग के लिए गए, ठीक है। एक और आइलैंड है क्रिसमस आइलैंड, ठीक है। तो अब वैसे तो कोकोस आइलैंड में क्या कर रहे हैं हम, स्पेस फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं ताकि गगनयान मिशन जो है कल को वहां से लॉन्च हो सके, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है कि अब आपको पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन को चाइना डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया या आशियन कंट्रीज नहीं चाहती कि किसी एक कंट्री की डोमिनेंस हो। तो हम अकेले तो चाइना को नहीं रोक सकते, ना ऑस्ट्रेलिया अकेला रोक सकता, ना जापान रोक सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिलकर रोकना पड़ेगा। तो उसी डायरेक्शन में ये स्टेप था कि हमारी जो एयरक्राफ्ट थी वो वहां पे जाके कुछ काइंड ऑफ वार्म अप या प्रैक्टिस कराई कि कल को इस रीजन को जो है अगर चाइना डोमिनेट करने लग जाए, अपनी वॉरशिप्स यहां भेज दे, ठीक है। तो हमारे एयरक्राफ्ट यहां जा सकते हैं पहले कोकोस आइलैंड, यहाँ पे रिफ्यूलिंग वगैरह करा लेंगे, कोई रिपेयर है, कोई मेंटेनेंस है वो करा लेंगे, कोई फ्यूल फूड की शॉर्टेज है वो फील करा लेंगे एक्सेट्रा। फिर यहां से जो है चाइना को अटैक कर सकते हैं। यहां से क्या हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के भी एयरप्लेन्स जाए, एयरक्राफ्ट जाए, हमारे भी फाइटर एयरक्राफ्ट जाए, मिलकर चाइना को जो है अटैक करें। तो ये रेलेवेंस है कोकोस आइलैंड। क्लियर? अभी तो हम पीसफुल पर्पस के लिए कोकोस आइलैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही स्पेस लॉन्च मिशंस के लिए, पर कल को मिलिट्री पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। तो हम उनके कोकोस आइलैंड, क्रिसमस आइलैंड को इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पस, फॉर मेंटेनेंस, रिफ्यूलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल कैपेबिलिटीज है वो में हेल्प करेंगी टू मेंटेन और टू रिसिस्ट चाइनीज डोमिनेंस इन इंडियन ओशियन। हमारी नेवल कैपेबिलिटीज ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेंगी टू रिसिस्ट चाइनीज डोमिनेंस इन पैसिफिक ओशियन। क्लियर? समझ आई? तो अब यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछेगी, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछेगी। कोकोस आइलैंड किस कंट्री की जुरिसडिक्शन में आता है, कहां पे लोकेटेड है, ईस्ट में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया के या वेस्ट में लोकेटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। या कोकोस आइलैंड पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है या अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो प्रीलिम्स में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी यूपीएससी रैंडम नहीं पूछती, कोई भी आइलैंड आपसे पूछ लेगी, ऐसे नहीं पूछेगी। जो न्यूज में होगा वही पूछेगी, ठीक है। जो लोकेशन न्यूज में होगी वही पूछेगी, इसलिए जो न्यूज में आ रही है लोकेशंस वो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं विद एडुकेट मैप पर। क्लियर? कभी भी यूपीएससी के इतिहास में आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, कभी भी रैंडम उसने कभी नहीं पूछा। तो वो कोई एटलस उठा रही है और रैंडमली पूछ लिया कि ये प्लेस बताओ कहां पे, ऐसे नहीं पूछती। जो न्यूज में होती है उसी को पूछती है, ठीक है। समझ आई? समझ आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? कितने टॉपिक रह गए? 4। तो आगे कर लेते हैं। अरश डोरा गैस फील्ड। देखो अरश जो है वो ईरान में बोलते हैं इसको, और डोरा कहां पे बोलते हैं, कुवैत और
सऊदी अरेबिया में। ये गैस फील्ड है और इस पे डिस्प्यूट किसका है? ईरान ऑन वन साइड, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया ऑन अदर साइड। कुवैत सऊदी अरेबिया कह रही है हमारा है, ईरान कह रहा है कि ये हमारा है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस फील्ड है, इसीलिए जो है ये बेसिकली डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो इसका वही है, अभी तक ईरान और सऊदी अरेबिया कुवैत ऑन अदर साइड के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देविका रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। देविका ये नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है, मतलब कि रिवर की क्वालिटी काफी गिर गई थी, इसको फिर से जो है क्लीन की गई है। ठीक है, क्वालिटी को फिर से इंप्रूव किया गया है, पानी गंदा हो गया था उसको फिर से क्लीन किया गया। ठीक है, तो वेस्ट वाटर प्लांट लगाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, ठीक है, ताकि गंदा पानी जो है रिवर में रिलीज ना किया जाए। तो ये जो देविका रिवर है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से सुधा महादेव टेम्पल से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न पंजाब जो कि पाकिस्तान में इस वक्त, वहां से गुजरते हुए रावी रिवर में मर्ज हो जाती है। तो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। इसको गुप्त गंगा भी बोलते हैं, कई जगह ये अपीयर होती है, कई जगह डिसअपीयर होती है। कई मार्शी लैंड होती है तो वहां पर डिसअपीयर हो जाती है, फिर जब मार्शी लैंड खत्म होती है तो वहां से फिर से रीअपीयर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इसको गंगा का जो है एल्डर सिस्टर माना जाता है देविका को, तो इसलिए इस रिवर में जो है काफी सारे शिवलिंगम इसमें आपको देखने को मिलते हैं और लोग जो है स्पेशल डेज पे स्नान भी करने आते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पंज सिटीज। चाइना में स्पंज सिटीज बनाई जा रही है ताकि अर्बन फ्लड्स जो है प्रिवेंट हो सके। अर्बन फ्लड्स क्या होता है कि बारिश आती है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है कि उसको बियर कर सके, तो पानी सारा जो है सड़कों पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अर्बन फ्लड्स। वो फिर घरों में भी जो है एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिल्ली ने इस बार काफी एरियाज में जो है अर्बन फ्लड्स एक्सपीरियंस किया था। तो चाइना में नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने क्या किया है? स्पंज सिटीज क्रिएट की हैं। स्पंज सिटीज कैसे? जैसे स्पंज जो होती है क्या करती है? वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेती है। वैसे ही शहर जो है वाटर को क्या कर रहे हैं? रेन वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि आपने जो है रेन गार्डन बना दिए, ठीक है, उस गार्डन का पर्पज ही क्या है? बारिश को ऑब्जॉर्व करना, बारिश के पानी को ऑब्जॉर्व करना। तालाब बना दिए आपने, ये जो पहले के तालाब थे उनको रिवाइव किया, ठीक है, और रिवर वगैरह आपने रिवाइव की, आर्टिफिशियल रिजर्वर बना दिए। फिर उसके बाद ग्रीन रूफ्स क्रिएट कर दी, वो भी पानी जो है ऑब्जॉर्व कर रही है। उसके बाद क्या किया आपने कि जो कंक्रीटाइजेशन है, कंक्रीटाइजेशन क्या होता है कि हमारी जो शहरों की जमीनें हैं उसमें कंक्रीट ही कंक्रीट जो है बिछाई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ, चाहे तो सड़कें हो या बिल्डिंग्स हो एक्सेट्रा। अब पानी को जो है ग्राउंड वाटर तक पेनिट्रेट करने का मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि वो कंक्रीट जो है परमिएबल नहीं है, वो पानी को अलाउड नहीं करती टू पेनिट्रेट थ्रू इट। तो उन्होंने जो है कंक्रीट को इस तरीके से जो है लेड आउट किया कि वो परमिएबल है। सड़कें इस तरीके से बनाएगी वो परमिएबल है कि पानी अगर उस पर इकट्ठा हो रहा है तो वो परमिएट हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा और कहां चला जाएगा? ग्राउंड वाटर में। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने स्पंज सिटीज क्रिएट की जिसकी वजह से जो है वहां पे अब अर्बन फ्लडिंग नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर है? लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है कि 7.9 इंचेस ऑफ रेन पर डे को वो अब्जॉर्व कर सकती है, इससे ज्यादा अब्जॉर्व नहीं कर सकती। अगर इससे ज्यादा करनी है तो आपको और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है एंड सो ऑन। क्लियर? लेकिन फिर भी ये एक अच्छा स्टेप है, हमें भी अपनी सिटीज को स्पंजी बनाने की जरूरत है, तभी हम अपने आप को अर्बन फ्लड से बचा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सुपर ब्लू मून। बस ये लास्ट टॉपिक है ना? क्या टाइम हो गया? क्लास में कवर कर देंगे और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट खत्म, ज्योग्राफी खत्म, आपका एग्रीकल्चर खत्म। ठीक है, नहीं 3 महीने का खत्म हुआ ना, फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वार्टर का हम ले रहे हैं। क्लियर है? Yes, good morning, Hindo and Govind. Yes, online students, whatever we have discussed, clear to all of you? प्री और मेंस का टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करना है?
जो देखो फाउंडेशन की क्लासेस में है वो तो अभी इंतजार करो, मार्च से आप टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना, 3 महीने टेस्ट लगाओगे बहुत है, मार्च अप्रैल मई जो आपके क्लासेस में टेस्ट हो रहे हैं ना वो मोर देन इनफ है। ठीक है, अभी क्लासेस पूरी करो, रिवीजन करो, जो आपको टेस्ट इंस्टीट्यूट करा रहे हैं वही करो। जो फाउंडेशन के नहीं है, जिनकी मतलब क्लासेस हो चुकी हैं, वो सिर्फ अभी क्रैश कोर्स की क्लासेस या टू द पॉइंट करंट फेयर की क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं अपनी, अभी हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट दे लो, एक ही दे लो। फरवरी ऑनवर्ड्स आप, या आप भी मार्च ऑनवर्ड्स जो है हफ्ते में 3 या 4 टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो अभी रिवीजन कर सकते हो आप, 1 महीना और मेंस वाली तैयारी करनी है, यानी मेंस वाले सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ना हो पढ़ लो, ऑप्शनल पढ़ना ऑप्शनल। तो इसलिए सी सेट अभी करने की कोशिश करो, लास्ट में नहीं हो पाता। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स का आपने सही डिसीजन ले लिया, आप क्लासेस लगा रहे हो, करंट अफेयर्स आपकी होनी स्टार्ट हो गई है, लास्ट में कुछ नहीं होती करंट अफेयर्स, होगी तो अभी होगी, तो अभी इसको बस रिवाइज करते चलो। ठीक है, 2-2 3-3 बार रिवाइज करो महीने में, और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, तो वी विल मेक श्योर कि यू आर एबल टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है। बाकी कभी आपको ऐसा लगे कि इन्वायरमेंट का ये टॉपिक नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो चाहे तो वो किसी और सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा, मान लो इकोनॉमी में करा दिया या आईआर में कहीं करा दिया, या फिर अगले क्वार्टर में कवर हो जाएगा, बट टॉपिक रहेगा कुछ नहीं। ठीक है, समझे। चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।